ब्राह्मण समाज का सम्मान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में है ही नहीं। वो साइकिल वाला राजनीतिक दल, वो अपनी बिरादरी के लिए पहचाना जाता है। हाथी वाला राजनीतिक दल अपनी बिरादरी के लिए पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश, जिसे दंगा प्रदेश कहा जाता था, यहाँ पर दंगों की भरमार थी। आज पिछले शासनकाल में कभी भी प्रदेश में आपने दंगा सुनने को नहीं मिला, है ना। तो जब इस तरीके का शासक कोई होता है, इस तरीके का संत योगी जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी लीलावती कलावती के मकानों से। जब एक पार्टी विशेष के युवराज की लॉन्चिंग बुंदेलखंड से की गई, बुंदेलखंड को नीचा दिखाने का वो प्रयास था। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब दल बदलने का काम शुरू हो जाता है। हम देखते हैं एक नेता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ थाम लेता है, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जब से राजनीति में एंट्री ली, जब से छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, अब तक भाजपा का साथ नहीं छोड़ा। 3 बार के विधायक चुने गए, हैट्रिक लगाई, और आज झांसी सदर के विधायक हैं रवि शर्मा जी। हम यहाँ पर उनसे जानेंगे कि झांसी के विकास को लेकर आगे क्या कुछ रोड मैप है, बुंदेलखंड का विजन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए झांसी सदर से बीजेपी के विधायक रवि शर्मा जी का, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी सुषमा पांडे। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन शिवानी ने करवा दिया है कि खांटी बीजेपी के नेता हैं, लेकिन खूब चर्चा में भी रहते हैं। जब जब बीजेपी में कुछ उथल पुथल होती है तो बड़ी साफगोई से, बेबाकी से बोलते भी हैं। हाल फिलहाल का जिक्र पहले करूंगी। ब्राह्मण विधायकों ने जब बैठक की तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जातिगत बैठक नहीं चलेगी। उस पर रवि शर्मा बेबाक तरीके से बोलते हैं। हाल फिलहाल का वो स्टेटमेंट हमारे यहाँ यूपी तक पे आपने जो दिया था, खूब चर्चा में रहा था। तो शुरुआत यहीं से करती हूँ कि मौजूदा पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों को कहाँ देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल जो सबका साथ और सबके विकास की बात करता हो। हम सबको लेकर के जब चलेंगे तब हम राष्ट्र निर्माण के लिए ठीक दिशा तय कर पाएंगे। भारत में एक समय कभी रहा होगा जब भेदभाव, छुआछूत का वातावरण होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति, वह भी सद्भावना रखता है प्रधानमंत्री जी के वैचारिक अधिष्ठान के साथ। उसे लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी संकटों को, हमारी समस्याओं को समझा है। और जब हम विकसित भारत की बात आज करने वाले हैं तो निश्चित रूप से भारत का विकास तब ही संभव है जब भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन विकसित भारत के संकल्प के साथ करेंगे। तो जातीय व्यवस्था निश्चित रूप से समाज में है, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का वह उद्घोष भी है, वह नारा भी है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसा नारा दिया गया था। तो जाति की जब आपने चर्चा की है शुरुआत में ही, तो उस दिन कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। पीएन पाठक जी हमारे मित्र हैं, पहली बार एमएलए होकर के आए, तो उनके घर पर हम लोग बाटी चोखा, उन्होंने कहा हमारे घर पे भोजन है, तो उन्होंने भोजन में किस किस को बुलाया ये हमें ज्ञात नहीं होता है। उस दिन ऐसा कोई नहीं था कि ब्राह्मणों की बैठक होने वाली हो, लेकिन अब चूँकि उसकी चर्चा एकदम से समाज में हो गई, और लेकिन वहाँ पर वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश के ज्वलंत विषय जरूर डिस्कस हुए कि उत्तर प्रदेश में SIR में जिस तरीके से हम लोग ASD की सूची आ रही थी, है ना, वो सबके लिए चिंताजनक था कि एकदम से एक एक विधानसभा में 60-70 हज़ार नाम कम हुए। वो चिंता का विषय था। तो चर्चा इस बात पे ज़्यादा हुई कि हम इस ASD की सूची को कैसे करेक्ट करवा पाएँ, हम लोग कैसे अपनी विधानसभा में ज़्यादा मेहनत करके मतदाता सूची को दुरुस्त करवा पाएँ। अच्छा। तो इस तरीके की चर्चाएं जो प्रदेश के कल्याण की थी, उन पर बातें हुई। लेकिन उस पर नैरेटिव ऐसा हुआ कि मायावती कहती हैं कि ब्राह्मणों को किसी के लिट्टी चोखे की ज़रूरत नहीं है।
अखिलेश यादव कहते हैं कि दरअसल इस सरकार में शुरू से 2022 में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि ब्राह्मणों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, हाशिए पे ब्राह्मण है। और खुशी दुबे जैसे बहुत सारे केसेस थे जो उस समय कांग्रेस सपा सबने मिल करके उठाए थे। तो फिर से अखिलेश यादव भी कहते हैं तो विरोधी तो हमले पे हमला कर रहे हैं, तो आप लोग उस तरह से फिर दृढ़ता के साथ एक साथ आकर के एक मंच पे क्यों नहीं कहते कि नहीं बीजेपी में ब्राह्मण का वही सम्मान है? नहीं, निश्चित रूप से सम्मान है, और भारतीय जनता पार्टी में तो अकेले ब्राह्मणों का थोड़ी, सबका सम्मान है। और जब सबको साथ लेकर के चला जाएगा, देखिए चूंकि अगर हम सबको साथ लेकर के चलने का स्वभाव नहीं बनाएंगे। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि दलितों की, पिछड़ों की बात तो सब कोई कर रहा है क्योंकि वोट बैंक पे सबकी निगाहें हैं। अखिलेश यादव पीडीए कह रहे हैं यहाँ पर भी सबका साथ सबके विकास के जरिए किसको संदेश दिया जा रहा है सबको पता है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी है कि उसके बारे में कोई खुल करके बात नहीं करना चाहता, क्या ये सच है? नहीं, देखिए ये सारे पॉलिटिकल स्टंट हैं। बाकी ब्राह्मण समाज का सम्मान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दल में है ही नहीं। वो साइकिल वाला राजनीतिक दल, वो अपनी बिरादरी के लिए पहचाना जाता है। हाथी वाला राजनीतिक दल अपनी बिरादरी के लिए पहचाना जाता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ पर सबको साथ लेकर के राष्ट्र के कल्याण की योजनाएं बनती हों। तो निश्चित रूप से ये बात जब भी ब्राह्मण समाज का वो विषय चर्चा में आया तब भी मैंने कहा था कि हम लोगों को एक साथ बैठ कर के यदि भोजन करने में आपत्ति है तो ये अलग बात है, नहीं तो बाकी तो हम लोग उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश कैसे बना पाएँ। चर्चाएं तो इस तरीके की होती हैं। देखिए हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। मैंने अपने जीवन में छात्र राजनीति से लेकर के आज तक, जब सपा बसपा एक दूसरे को रिप्लेस करते थे प्रदेश में, वो वाले 14 वर्षों के दौर को भी मैंने देखा है। उस समय भी मैं यहाँ पर नेता था, पार्टी को लीड करता था, लेकिन तब भी कभी मन में नहीं आया कि साइकिल की सवारी कर लें या हाथी पे बैठ जाएं। उस समय भी कमल के फूल के लिए ही काम करते थे, आज भी जब सबको जोड़ करके हो। लेकिन उस समय की वो राजनीति यदि आप देखोगे तो सोशल इंजीनियरिंग से सरकारें बनाई जाती थी, लेकिन आज सोशल इंजीनियरिंग की सरकार नहीं बनती है। लोगों को संतुष्ट करके उनके घर तक की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस सद्भावना से अंतिम पायदान पर खड़े हुआ गरीब दलित मजदूर वोट देता है। उनका विश्वास है प्रदेश की कानून व्यवस्था में कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से प्रदेश के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर परसेप्शन को बदलने का काम किया है कि हम कानून व्यवस्था प्रदेश की चाक चौबंद की है। वह उत्तर प्रदेश जिसे दंगा प्रदेश कहा जाता था, यहाँ पर दंगों की भरमार थी। आज पिछले शासनकाल में कभी भी प्रदेश में आपने दंगा सुनने को नहीं मिला है ना। तो जब इस तरीके का शासक कोई होता है, इस तरीके का संत योगी जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से सबको क्योंकि संत भेदभाव नहीं करते, संत की दृष्टि में तो सारे लोग समान हैं। और जब संत हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शानदार वातावरण है, अच्छी सरकार है, सबको साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के लिए विजन रखने वाली सरकार है। बुंदेलखंड को लेकर, झांसी को लेकर क्या विजन है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। उस पर ज़रूर आपसे सवाल होगा क्योंकि आपने संत का जिक्र किया, तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जो बिना स्नान किए माघ मेले के क्षेत्र को छोड़कर चले गए। तो उस विषय पर रवि शर्मा जी की व्यक्तिगत कोई राय है? नहीं, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी की जो राय होगी वो लखनऊ के लोग देंगे, चूँकि हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम तो यदि आप हमसे बुंदेलखंड के विषय में चर्चा करेंगे तो हमको लगता है उचित होगा। चलिए ठीक है, हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड की अगर हम चर्चा की बात करें तो हर घर जल ये पहुंचाने की योजना, और इसके अलावा और झांसी के से डिफेंस कॉरिडोर की बात हो गई, उससे पलायन को दूर करने की, रोजगार की बात कही गई। तो आपको लग रहा है कि क्या वाकई में तस्वीर बदल रही है झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड की? नहीं, बुंदेलखंड की बात की शुरुआत यदि करनी है ना, तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी लीलावती कलावती के मकानों से। जब एक पार्टी विशेष के युवराज की लॉन्चिंग बुंदेलखंड से की गई, बुंदेलखंड को नीचा दिखाने का वो प्रयास था। बुंदेलखंड के लोगों की टूटी झोपड़ियाँ लीलावती कलावती के घर तय करके युवराज की लॉन्चिंग, माने पॉलिटिकल लाभ लेने का तो काम उन्होंने किया,
दिल्ली में बैठ करके जब बुंदेलखंड का परसेप्शन बनवाया गया कि बुंदेलखंड में लोग घास की रोटी खाते हैं, माने बुंदेलखंड को इतना दीनहीन बता गया, ये वाला बुंदेलखंड बता दिया गया, यहाँ पर घरों में भोजन नहीं है, इस तरीके के बुंदेलखंड का चित्रण जो किया गया, उससे हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री पे बड़ा घातक असर हुआ उसका। वह बुंदेलखंड जो अपने आध्यात्मिकता के लिए पहचान रखता हो, जो अपने पर्यटन के लिए पहचान रखता हो, क्योंकि पर्यटकों ने आना बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि जल का संकट इतना था कि एक समय पे रेलगाड़ी से यहाँ पे पानी पहुँचाने की कुछ इलाकों में ज़रूरत पड़ती थी, तो जल संकट तो बड़ी गंभीर समस्या शुरू से थी ना सर? निश्चित रूप से थी। हम वही तो आपसे कह रहे कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को जो छोड़ दिया था, है ना, उसको हमारी सरकार ने, वही हम कहना चाह रहे थे कि पिछली सरकार में बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई। लेकिन जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की दिल्ली की सरकार आई है, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में काम संभाला है, तब से बुंदेलखंड की गति बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमको दिया गया। बहुत सारे 4 लेन्स का जाल, अभी बीडा तक हम लोग एक्सप्रेस वे से एक एक्सटेंशन का रोड एक्सप्रेस वे पे अखिलेश यादव बड़ी दावेदारी करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग, अखिलेश यादव कैसे कर लेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे? तो मायावती, अखिलेश यादव कहते हैं कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मायावती कहती है कि हमने बेहतर किया यूपी का, शुरुआत हमसे भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने जितने प्लान्स बनाए थे, प्रोग्राम्स बनाए थे, आप बस उनको इधर ले आए। अब देखिए, चूँकि वो क्या कहते हैं, वो सब सारी राजनीतिक बातें, लेकिन आज धरातल पर क्या है, बात इसकी होनी चाहिए। हम तो ताजमहल दूसरा बनाना चाहते थे, लेकिन बना कहाँ पाए। लेकिन आज धरातल पर जो है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे योगी आदित्यनाथ जी के समय में बना, गंगा एक्सप्रेस वे योगी आदित्यनाथ जी के समय में बना, है ना, जितने भी शहरों के बाईपास बने योगी जी के समय में बने हैं। इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है, उसने उत्तर प्रदेश की गति को बढ़ाया है। बुंदेलखंड की गति यदि बढ़ी है तो बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड को निकालते हुए जब एक रोड निकली, उससे हमारी गति बढ़ी है। हमको जब डिफेंस कॉरिडोर मिला, डिफेंस कॉरिडोर का बड़ा नोड है झांसी और चित्रकूट। जब झांसी और चित्रकूट में औद्योगिक गतिविधियां होंगी जब रक्षा के क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अब अखिलेश यादव बीडा की क्यों नहीं कह रहे कि बीडा भी उन्हीं के मन में था, लेकिन घोषणा नहीं कर पाए? कहना चाहिए ना उन्हें। जब राजनीति करनी है तो ऐसी झूठी राजनीति करने वाले लोग जब ही तो बाहर हैं सरकार के। भाई, आज बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो बात हुई है, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड की विषम परिस्थितियों को देख करके बुंदेलखंड के लोगों के जीवन स्तर में हम क्या सुधार कर पाएँ, उसके लिए हमने बीडा दिया है। अब नोएडा से बड़ा क्षेत्र बनने वाला है बीडा। आने वाले समय में संपूर्ण भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर उद्यमी यहाँ पर आकर के अपने उद्योग को लगाने वाले हैं। यह वो अपनी अलग तरीके की पहचान के लिए झांसी जाना जाएगा। झांसी में चाहे झांसी महानगर की अमृत पेयजल योजना हो, चाहे बुंदेलखंड की हर घर नल जल योजना हो, आप सोचो ना कितना बड़ा काम है। हर गांव में हम सरफेस वाटर देने वाले हैं। नहीं तो लोग बोरिंग पर निर्भर थे, पानी में आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक थी, लोग बीमार हो रहे थे, बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे। मैंने वो बुंदेलखंड भी देखा है जब बच्चे हैंडपंप की लाइन में तो खड़े होते थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते थे क्योंकि पानी भरना है घर के लिए। आज वह बच्चे शिक्षा के लिए जाते हैं। आज कायाकल्प के माध्यम से बेसिक के विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक अलग महत्व रखता है। आने वाले समय में मैं आज कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने जो करके दिखाया है, उससे बहुत लंबा समय बचा नहीं है। जब बुंदेलखंड में संपूर्ण भारत के लोग रोजगार की तलाश में आना शुरू कर देंगे, हम तो कहते हैं ना, एक बुंदेलखंडी कहावत है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। वह क्षेत्र जिसे लोग घूरा मानते थे दिल्ली में बैठ करके, जिसकी उपेक्षा करते थे, आज उस घूरे पर चमन बरसने वाला है। यह बुंदेलखंड अग्रगणी स्थान प्राप्त करेगा, ऐसी यहाँ के रहने वालों की जनभावना के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है। अवनीश अवस्थी जी भी आज हमारे कार्यक्रम में वादा करके गए कि पर्यटन के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं और उसको यहाँ पर विकसित किया जाएगा, तो उससे बिल्कुल पिक्चर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी और घोड़े की भी किस्मत चमक जाएगी, जो आप कह रहे हैं वो भी। लेकिन
झांसी को लेकर भी एक आरोप है, जैसे आपने बताया कि पिछली सरकारें जो थी उपेक्षा करती रही बुंदेलखंड की, झांसी की उपेक्षा के भी आरोप लगते हैं कि झांसी से कोई मंत्री क्यों नहीं, और आपका नाम भी बड़ा चर्चा में रहा है कि लगातार आप विधायक बने, तो एक कमी इसकी बड़ी चर्चा रहती है, तो इस पर क्या कहेंगे रवि शर्मा जी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, उन्हें जिस व्यक्ति की भूमिका जब जहाँ निर्धारित करनी होती है, क्योंकि बड़े सुयोग्य लोग बैठे हैं दिल्ली और लखनऊ में, तो जब उन्हें लगेगा कि रवि शर्मा जी की भूमिका अब ऐसी होनी चाहिए तो नहीं, किसी और की भी, मतलब रवि शर्मा तो है ही दावेदार झांसी से, और भी जो विधायक है कोई। हाँ। हम अपनी बात करते हैं अच्छा। कि रवि शर्मा की भूमिका वो संगठन में यदि तय कर देंगे तो हम वहाँ जाके काम कर देंगे, करने लगेंगे, और किसी काम में लगा देंगे हम उस काम को करने लगेंगे, क्योंकि हम तो पार्टी के निर्देश का पालन करने वाले लोग हैं। मेरे जीवन में कभी ऐसा मन में भी नहीं आया होगा, ये लगता है कि कमल के फूल के झंडे में ही जीवन की विदाई हो, क्योंकि इसने हमको बहुत यश दिया है। यदि रवि शर्मा यहाँ पर बैठे हैं तो एक सामान्य अध्यापक के घर में जन्म लिया हुआ बेटा, और यहाँ तक की यात्रा यदि है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान है, आशीर्वाद है। तब लगता है कि इसी पार्टी के साथ हमेशा रहना है, जीवन यहीं पर काटना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो कहीं नहीं जाना है। 27 को लेकर क्या कहेंगे? 27 में क्या आपको लगता है कि किस तरह का परफॉर्मेंस आप लोगों का होने वाला, आपका प्लस पार्टी का? नहीं, 27 में तो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी के कामों की समीक्षा जब हम समाज में होते हुए देखते हैं, तब लगता है कि 27 में कोई कठिनाई है ही नहीं। लेकिन 24 थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाला था, 24 का जो चुनाव था लोकसभा का। देखिए, 24 में भ्रम फैला करके टेंशन बढ़ाया गया था। आप याद करो, एक नेता संविधान की किताब लेकर के घूमते थे, और वो किताब जिन्होंने खुद ना पढ़ी होगी उस किताब को दिखा दिखा करके बताते थे कि संविधान खतरे में है। भाई, संविधान खतरे में उस समय उन्होंने लोगों को भ्रमित कर लिया, लेकिन जनता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये जनता है, ये सब जान गई उनके चरित्र को कि संविधान कहीं खतरे में नहीं था, तुम्हारा राजनीतिक जीवन खतरे में था, इसलिए तुमने हमको गुमराह किया था। आने वाले समय में जनता गुमराह होने वाली नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव भी बहुत एक्टिव हैं, और जिस तरह से वो लगातार, मतलब उनके लिए ये बोलते थे कि भाई ये तो कभी कभी पॉलिटिक्स से चुनाव आता तब एक्टिव होते, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से वो पीडीए के जरिए एकदम से रेडी बैठे हैं। देखिए, चूंकि नेता अगर एक्टिव नहीं होगा तो करेगा क्या आखिर में? तो आप ही लोग तो आरोप लगाते थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी पे कि लोग चुनाव के समय खाली जागते हैं। नहीं, देखिए, अपने आनंद में है, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, चूँकि उत्तराधिकारी हैं किसी राजनीतिक दल के, करके कुछ नहीं लाए, है ना, स्वयं का कुछ नहीं है, ठीक है। पिता की विरासत यदि किसी को मिल जाए तो उसके आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी बच्चे की होती है, लेकिन वो बच्चे ने आगे बढ़ा नहीं पाया, है ना, अब वो विरासत अब ख़त्म हो गई। अब तो उनकी ही कम्युनिटी का जब उन पर विश्वास नहीं बचा हो, तो वो जिस कम्युनिटी के लिए राजनीति करते थे, जिनके दम पे राजनीति करते थे, अब तो उन्हीं में फेल हो चुके। रवि शर्मा जी, मुझे आप ऐसी 5 उपलब्धियां गिनवा दीजिए, आखिरी सवाल है, जिसकी बदौलत आप 27 में सारे इतिहास को अब फिर से एक तोड़ने का, एक रिकॉर्ड को तोड़ने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, आप भी उसका समर्थन करते हैं? देखिए, सबसे पहली उपलब्धि तो प्रदेश की है कानून व्यवस्था। चलिए, है ना, कि हमने कानून व्यवस्था जो थी वो इतनी चाक चौबंद है कि अपराध यदि व्यक्ति करता है तो अगले चौराहे पर उसका इंतज़ार हमारी पुलिस कर रही होती है, और उसका पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा भी है कि एनकाउंटर नीति की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल करेंगे, है ना। जहाँ पर भी समाज में किसी ने अराजकता फैलाई है तो बाबा का बुलडोजर है। हमने राम मंदिर, जिसकी हम लोग चर्चा करते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वो राम मंदिर का निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का हो, माने सबके लिए जब काम करने का जज्बा सरकार में है। आज प्रदेश को दंगा मुक्त किया है। यदि बुंदेलखंड के लिए क्या है, बुंदेलखंड की भी हालत कमोबेश दस्यु प्रभावित होता था बुंदेलखंड, आपको याद है, ददुआ ठोकिया यहाँ पर दस्यु होते थे। आज दस्यु प्रभावित से बुंदेलखंड विकास की ओर दौड़ता हुआ बुंदेलखंड है। वह बुंदेलखंड जहाँ पर लोग पानी के लिए, बताया ना हमने कि पानी के लिए बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पानी के हैंडपंप पे जाते थे। आज बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके घर तक पानी
पहुंचना लगभग शुरू हो गया। माने लगभग 75% क्षेत्र में पानी हम लोगों ने सरफेस वाटर पहुंचा दिया है। आज बुंदेलखंड में नहरों का जाल बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है हमारी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं तभी तो बुंदेलखंड खुशहाल हुआ है। आज बुंदेलखंड से जो हमारे बच्चे पलायन करके गए थे उनको भी हम आग्रह करते हैं कि अपने यहाँ पर आओ, उद्यमी बनो। ठीक है, तो देखिए विकसित यूपी में विकास की राह पर दौड़ते बुंदेलखंड का दावा विधायक जी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से पलायन किए वो वापस आएँ, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, एमएसएमई सेक्टर उनको सुविधा देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या इन बातों पे जनता को एतबार है? बस कुछ वक्त बाद 27 का चुनाव है, तब तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, हमसे बातचीत। धन्यवाद।